नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए मुद्दे की। और 2 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने भारत की समाजवादी पहचान पर एक बड़ा प्रहार किया। निजी संपत्ति का अधिकार, जो सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक और पूंजीवादी अधिकारों में से एक है, इस अधिकार ने व्यावहारिक रूप से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की थी। भारतीय लोगों ने इस अधिकार को 2 दिन पहले वापस पाया। भारत के मूल संविधान में 2 अनुच्छेद थे जो सुनिश्चित करते थे कि नागरिकों के पास संपत्ति रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(f) यानी संपत्ति अर्जित करना, रखना और निपटाने का अधिकार, और अनुच्छेद 31 कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मुआवजे की भी बात की गई है, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने इन दोनों अनुच्छेदों को हटा दिया। भारत से संपत्ति का स्वामित्व का मौलिक अधिकार छीन लिया गया। अब सवाल यह है कि ऐसा करने की जरूरत क्या थी। यह सब 1951 में नेहरू द्वारा किए गए पहले संविधान संशोधन के साथ शुरू हुआ। 1951 में इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों को दरकिनार कर दिया। भारत में भूमि जोत में बहुत बड़ी आर्थिक असमानता थी। कुछ ही लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन थी। जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाना था और जमींदारों के पास मौजूद बेतहाशा संपत्ति को छीने बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए नेहरू ने भूमि बंदोबस्त अधिनियम लाने के लिए जो वो दृढ़ थे, और ऐसा करने के लिए उन्होंने 1951 में संविधान में बहुत से बदलाव किए। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त उन्होंने एक विवादास्पद 9वीं अनुसूची शामिल करवाई और 9वीं अनुसूची के कानूनों पर कोई भी निर्णय पारित करने का न्यायालय का जो अधिकार था, न्यायालय की जो शक्ति थी, उसे छीन लिया। भूमि बंदोबस्त अधिनियमों को इस नई यानी 9वीं अनुसूची का हिस्सा बनाया गया। अब प्रश्न यह है कि एक ही साल पहले 1950 में बनाए गए मूल संविधान में इस भूमि बंदोबस्त के अधिनियम को क्यों नहीं जोड़ा गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था कि संविधान में कोई भी आर्थिक विचारधारा वाला संगठन लोगों की स्वतंत्रता को छीन लेगा और उन्हें एक विशेष आर्थिक विचारधारा में रहने के लिए मजबूर करेगा। दूसरे शब्दों में, संविधान आपको समाजवादी, साम्यवादी या फिर पूंजीवादी समाज बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो यह अंबेडकर जी ने सुनिश्चित किया था और नेहरू जी ने इसे हटा दिया। इस स्थिति के अनुसार स्वतंत्र रूप से आप तय कर सकें, लेकिन नेहरू का समाजवाद जो था वो इससे असहमत था और पहले संविधान संशोधन के जरिए भानुमति का पिटारा खोल दिया गया। आय पुनर्वितरण के लिए धनी वर्ग की संपत्ति को छीनने के लिए निर्विवाद 9वीं अनुसूची आ गई। दूसरी ओर संविधान में उस समय तक अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 में किसान को संपत्ति रखने का अधिकार था। इससे न्यायालय में संपत्ति के मामलों का अंबार लग गया। अंततः जनता पार्टी की सरकार को भ्रम समाप्त करने के लिए 1978 में अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 को हटाना पड़ा। जनता पार्टी ने अनुच्छेद 300(a) जोड़ा। इसने संपत्ति के अधिकार को सिर्फ मानवाधिकार बना दिया, यानी कि ऐसा कुछ जिसे नैतिक रूप से मनुष्यों से छीना नहीं जा सकता। यूपीएससी शिक्षकों के लिए जो रोजी रोटी का साधन होती है, जिसे आप केशवानंद भारती केस 1973 के नाम से जानते हैं, वो भी संविधान में संपत्ति के स्वामित्व को लेकर भ्रामक और विरोधाभासी अनुच्छेदों का ही परिणाम था। संविधान संशोधन, समाजवादी दल आदि जो राजनीतिक और विधायी मामले हैं, वो सब इसमें शामिल हो जाते थे। लेकिन अब सवाल यह था कि भारत की अदालतों का क्या, वो संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या सोचते हैं। अदालतों में यह जिन्न 1977 में बाहर आ गया, जब न्यायाधीश वीआई कृष्ण अय्यर ने अनुच्छेद 39(b) की चर्चा छेड़ दी। अनुच्छेद 39(b) कहता है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन हैं, उनके स्वामित्व और नियंत्रण को इस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए कि वो सामान्य भलाई के लिए सर्वोत्तम हो।
यानी कि कॉमन गुड के लिए हो। न्यायमूर्ति अय्यर ने असहमतिपूर्ण फैसले में कहा कि निजी संपत्ति भी सामुदायिक संसाधनों का हिस्सा है। इसका मतलब है कि राज्य किसी से भी उसकी निजी संपत्ति ले सकता है और इसे आम भलाई कहकर, कॉमन गुड कहकर वितरित कर सकता है। 1983 में संजीव कोक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि निजी संपत्ति भी सामुदायिक संसाधनों का हिस्सा है। संजीव कोक एक कोयला कंपनी थी जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और याचिकाकर्ता अदालत चले गए। संजीव कोक मामले ने भारत में निजी संपत्ति की अवधारणा को समाप्त कर दिया। लोगों को यह समझ में आने लगा कि कैसे कोई भी जमीन, कोई भी व्यवसाय या घर राज्य द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है और वो इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ सरकार का है, लोग ऐसा मानने लगे। यहां से हम 1997 में आते हैं। यहां पर माफतलाल जजमेंट में कोर्ट ने सुझाव दिया कि 9 जजों की बेंच को संजीव कोक केस के फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा को 24 अप्रैल 2024 को शुरू किया जा सका, यानी कि माफतलाल केस के 27 साल बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 39B और संपत्ति के अधिकार पर फैसला लेने के लिए 8 अन्य जजों के साथ बैठक की। यह जो फैसला था यह अप्रैल में नहीं आया, यह फैसला 2 दिन पहले यानी 5 नवंबर 2024 को आया। न्यायालय ने पाया कि 1977 में न्यायमूर्ति अय्यर का जो दृष्टिकोण था वो एक निश्चित आर्थिक विचारधारा यानी कि समाजवाद से प्रेरित था। संजीव कोक का मामला भी समाजवाद के पक्ष में इसी पूर्वाग्रह का परिणाम था। संविधान एक आर्थिक विचारधारा को सब पर लागू नहीं कर सकता और सभी निजी संसाधनों को सामुदायिक संसाधन घोषित नहीं कर सकता। केवल कुछ मामलों में निजी संपत्ति को आम भलाई के लिए लिया जा सकता है। इसलिए अब हमारे पास अनुच्छेद 39B की एक नई व्याख्या है। कुछ निजी संसाधन सामुदायिक संसाधन हो सकते हैं, लेकिन सभी निजी संसाधन सामुदायिक संसाधन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब लोग ये नहीं कह सकते कि सरकार आपसे कुछ भी छीन सकती है और आपको उचित मुआवजा लेकर जाना होगा। उचित मुआवजे का मतलब तो आप जानते ही होंगे। तो न्यायालय ने यह भी देखा कि आर्थिक विचारधारा में भारत जो है वो समाजवाद से शुरू करके 1990 के दौर के उदारीकरण तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। न्यायमूर्ति अय्यर के जो कठोर विचार थे उनको जारी नहीं रखा जा सकता। समय के आधार पर लचीलेपन की आवश्यकता है। कुल मिलाकर आपका घर फिर से आपका घर है, आपके पास फिर से संपत्ति का अधिकार है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को धन्यवाद दीजिए। अदालत ने आपके व्यवसायों को राष्ट्रीयकृत होने से बचाया है, आपकी जमीन छीने जाने से बचाया है तथा आपको पुनः किसी चीज का मालिक बनने की राहत दे दी है। अभी भी यह अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन कम से कम न्यायालय में याचिकाकर्ताओं का पक्ष तो देखेंगे। CJI चंद्रचूड़ ने अपनी सेवानिवृत्ति से 1 सप्ताह पहले एक और गलती को सही कर दिया। उनकी उपलब्धियों में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। जब वो कहते हैं कि वो किसी को खुश करने या फिर सिर्फ सरकार विरोधी दिखने के लिए नहीं है, तो इसके परिणाम भी होंगे। वामपंथी उनसे हमेशा नफरत करेंगे और भारत का आम नागरिक उन्हें लंबे समय तक याद रखेगा। जमीन से जुड़े हुए इस फैसले को याद रखिएगा। धन्यवाद।